हम लोग एक विधायक हम लोग जीते, पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, मांझी जी की, उपेंद्र जी की पार्टी के हों, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आया है। उसका कारण ये रहा कि इन 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया था। में हम लोगों ने हासिल किया था और इस बार महज 29 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है। और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या है, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है, कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड, वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से हो जाती। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव के लिए हम लोग को मेहनत करनी है। वो नव संकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है, उनकी आवाज बनना जरूरी है। आज पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट उसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः यह संकल्प लिया गया कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं, संभवतः चौगुनी ताकत से कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं, संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो
या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे। इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो 3 जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, उसमें पहली जानकारी है कि एक खूबसूरत संजोग है कि परिणाम एक ऐसे समय आए हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था और आगामी 28 तारीख को एक मिली नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये में कहां पर कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी उस पर हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता, कार्यकर्ता बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे और चर्चाएं करे, ये मुझे स्वीकार नहीं। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने पे मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं को हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी करिए, ना मुझसे 1 मिनट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बट मुझसे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे ज़रूर एतराज़ होगा। ऐसे में आगामी नववर्ष की शुरुआत में ही, जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर में फिर पार्लियामेंट चलेगा और उसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो हर कोई स्वाभाविक है अपने घर परिवार के साथ वो समय बिताता है। बट जनवरी में दही चूड़ा के तुरंत बाद, जैसे ही खरमास समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे।
बिहार की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हुए, जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दही चूड़ा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साध कर आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में ज़रूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं, जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है, और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो ज़रूर धरातल पर उतरेंगे ही। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पर तो ज़रूर काम करेंगे। बट रोज़मर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गांव देहात में रहते हैं, उसको कैसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके, इस दिशा में इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुझाव इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम घोषणा में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसपे पार्टी के प्रमुख सदस्य कुछ समय से हम लोग कार्य कर रहे थे और लगभग उसको एक अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में आज मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूँगा इस विषय को, क्योंकि मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया था, और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता था, ब्रेन बिहाइंड द पार्टी माना जाता था। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के में की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दुख मुझे इस बात का ज़रूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी, जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे, उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ, मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम, जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे जो संभवतः स्थापना काल से दलित सेना के साथ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए तमाम विषयों को मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी। आज भी अफसोस होता है, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पर ऐसे में आज भी इस बात को देखकर अफसोस होता है जब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी 21वीं सदी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित होने की वजह से आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित पुलिस अधिकारी को बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक दलित
बड़े पद पर बैठे हुए नेता को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। दलित सेना ने हमेशा से इस बात को लेकर संघर्ष करने का काम किया है ताकि जाति के आधार पर किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो और एक इक्वालिटी की भावना के साथ, समावेश की सोच के साथ सब आगे बढ़ने का काम करें। पुनः उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम दलित सेना करने का काम करेगी। दलित सेना का ये गठन कब किया जाएगा, औपचारिक इसकी घोषणा कब होगी, कैसे होगी, समय समय पर इसकी जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर मेरे लिए दलित सेना का पुनः गठन आवश्यकता थी क्योंकि मेरे नेता की पहचान दलित सेना से रही है। आज भी मुझे भारत की संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कई ऐसे सांसद मिलते हैं जो अपना परिचय देते हैं कि भैया 80 के दशक में हम दलित सेना के जिला अध्यक्ष होते थे या 90 के दशक में हम दलित सेना की प्रदेश कमेटी या राष्ट्रीय समिति में हम होते थे। और आज मुझे खुशी इस बात की भी है कि एक समय पर दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने निभाई, आज वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बिहार मंत्रिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री के तौर पर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं संजय पासवान जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इनके पास दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लंबे समय तक रही है। ऐसे में इनके अनुभव से, पार्टी के तमाम पुराने साथियों के अनुभव से आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी अरुण भारती जी को दी गई है, इनकी टीम, और ये मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं। अंत में साथियों, मैं एक बार फिर मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हमारा हर एक बूथ एजेंट, हमारे हर एक पंचायत अध्यक्ष, हमारे हर एक प्रखंड अध्यक्ष, हमारे हर एक जिला अध्यक्ष, मेरी पार्टी के प्रदेश के तमाम सचिव, महासचिव, तमाम उपाध्यक्ष, मेरी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड और पंचायत समिति, मैं इन सब का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा जिस तरीके से इन्होंने निस्वार्थ होकर दिन रात एक कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं मानता हूं कि मैं जितना समावेश अपने पार्टी के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं का संभवतः चुनावी रण क्षेत्र में करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। गठबंधन राजनीति में आपकी सीमाएं होती हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आप को उस पिता की भूमिका में देखता हूं जो अपने हर बच्चे को के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने की सोच रखता है। पर कई बार सीमाओं की वजह से कुछ बच्चों के लिए वो कार्य कर पाते हैं, बट कुछ बच्चे उस भावना से अछूते रह जाते हैं। ऐसे में मैं अपने तमाम उन साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है जिन्होंने निस्वार्थ होकर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, नहीं मिला, पार्टी ने उनके साथ चुनाव के समय साथ कितना दिया, नहीं दे पाए, उसके बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदार और निष्ठापूर्वक वो अपना समर्पण देते रहे। पार्टी इस बात का सम्मान करती है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से हर उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता का समावेश किया जाएगा जिन्होंने ईमानदार तरीके से पार्टी के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए कार्य करने का प्रयास किया। मैं हमारे पार्टी के नव मनोनीत दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है।
मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आप रखें, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, बट जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा दिया गया। भले वो लेटरल एंट्री का विषय हो, या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया हो, या विभिन्न तरीके के ऐसे विषय रहे हों, जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है उसको सम्मान दिया गया है। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपने सोच, अपने विचारों को मंत्रिमंडल के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का काम जरूर करेगी। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को काफी हद तक धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। अब इसके बाद जब आप लोग मुझसे मिलिएगा तो मेरे पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन कर रही है। अब हम लोग समर्थन ही नहीं, अब हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा है। तो ऐसे में कठिन से कठिन आपके सवालों की जिम्मेदारी भी मुझ पर बनेगी, और ये विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ, पहली बात तो ऐसी कोई परिस्थिति ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी विषय को लेकर बिहार में अब उत्पन्न नहीं होगी।
जो समाज और हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय हो। पर अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा होता भी है तो मजबूती से उसका हम लोग सामना करेंगे और बिना किसी संकोच के आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। अंत में मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस जीत में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से औपचारिक तौर पर कल शपथ लेने के बाद मैं आज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से 10वीं बार एक इतिहास मुख्यमंत्री जी के द्वारा रचा गया है। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। औपचारिक तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कल मंच पर आए तमाम राष्ट्रीय नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी 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 भूमिका निभाई। कई बार हम लोग को पता भी नहीं होता था, बट एक मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता की भूमिका में संभवतः किसी विधानसभा, किसी जिले में वो अपना उत्तरदायित्व निभा रहे होते थे। मुझे लगता है इन सबके योगदान से ही इतनी बड़ी जीत हम लोग हासिल कर पाए। मैं मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बधाई देता हूं। कल उनके भी एक मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और अंत में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए आज वो जहाँ गए भी होंगे बहुत खुश होंगे, गर्व महसूस कर रहे होंगे अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर। उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनको नमन करते हुए अब अगर आप कोई आप लोगों के प्रश्न। चिराग जी, पहला सवाल, फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी का कंसेप्ट आप लाए थे और ये लाए थे कि बिहार को डेवलप करना है। आज भी बिहार को ऐसे इंडस्ट्री की जरूरत है जहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं। क्या लगता है केंद्र में भी आप मंत्री हैं, आपके 19 विधायक जीत कर आए, 2 मंत्री भी बन गए, एक बड़ी जिम्मेदारी और युवा जो जिस तरह से युवा की एक कह सकते हैं कि मांग है कि बिहार में इंडस्ट्री हो। प्रधानमंत्री आए, JP नड्डा आए, अमित शाह आए, तमाम लोग आए। बिहार को जरूरत है इंडस्ट्री की, बिहार को जरूरत है रोजगार की। तो ये आपको लगता नहीं कि चिराग जी इसमें क्या करेंगे? ये सवाल कई बार चुनाव के दौरान भी हम लोगों से पूछा गया कि भाई 20 साल के बाद आज आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब हम लोगों ने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया कि हर जिले में उद्योग खुलने चाहिए, मैंने पहले भी इस बात का मैंने जिक्र किया कि किसी भी राज्य में उद्योग खुलने से पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की ज़रूरत है। आप उद्योगों की कल्पना ही नहीं कर सकते जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी। अगर सड़क मार्ग, रेल मार्ग से अगर आपके राज्य के जिले जुड़े हुए ही नहीं हैं तो आप कैसे। अच्छा हाँ, आपका ये विषय मेरे दिमाग से निकल गया। आई जस्ट मेंशन चिराग का तो ऐसे में उद्योगों को लेकर जब तक वो कनेक्टिविटी ही नहीं तैयार होगी तो हम लोग कैसे वहाँ पे उद्योग लगाने की सोच सकते हैं। लॉजिस्टिक्स ही वर्कआउट नहीं होंगे। ऐसे में इन 20 सालों में जहाँ कनेक्टिविटी तैयार की गई, मुझे वो दिन भी याद है कि जब मुझे यहाँ से शहर बन्नी जाने में पूरा दिन लग जाता था। मैं अपने गांव का जिक्र कर रहा हूँ, आज मैं 3.5-4 घंटे में मैं अपने गांव पहुँच जाता हूँ। तो ये कनेक्टिविटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जहाँ पहले दिन में मात्र 1-1.5 घंटे बिजली आती थी तो लोग खुश होते थे, आज 1-1.5 घंटा कभी चली जाती है तो लोग शोर मचाने का काम करते हैं। जब तक बिजली, पानी की व्यवस्था, ये चीज़ें तैयार नहीं होती, उद्योग की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे में जहाँ बिहार में हर एक जिले में उद्योग खोलने का जिक्र, और ये जिक्र ही नहीं, इसको रोड मैप के साथ हम लोगों ने तैयार किया है। 25 चीनी मिलें खोलने की बात की गई है। जितनी बंद पड़ी मिलें थी, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, उनको किस तरीके से एक वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, उस पर हम लोग जल्द काम करके उसको रोल आउट करने का हम लोग काम करेंगे। तो ऐसे में जिस ब्रेन ड्रेन का आप जिक्र कर रहे थे, पलायन, ये हम सब के लिए भी चिंता का विषय रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच न सिर्फ पलायन को रोकने की है, बल्कि आने वाले 5 साल 10 सालों में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है कि हम लोग रिवर्स माइग्रेशन हम लोग शुरू करें। तो आने वाले दिनों में जहां मजबूती से औद्योगिकीकरण आप होते हुए देखेंगे, मेरे विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें रहेगी। कृषि प्रधान राज्य है मेरा, और अब क्योंकि हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, मेरे विभाग में प्रसंस्करण की अनंत संभावनाएं हमारे राज्य में हैं। ऐसे में कई बार ज़मीन और इसकी सब जो दिक्कतें हम लोग को आती थी, अब डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से बनी है और केंद्र और राज्य में हम लोग का प्रतिनिधित्व है, तो मुझे लगता है उसमें भी तेजी से हम लोग विस्तार होते हुए देखेंगे। आप मजबूत सहयोगी दल है,
उम्मीद थी कि भाई एक डिप्टी सीएम कम से कम मिलेगा, मलाल है इस बात का क्योंकि 2 मंत्री मिले, डिप्टी सीएम गायब हो गए। चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है? विचारों से समझौता की बात हो रही है। नहीं, ये लालच की बात होगी। आप सोच रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ। 2021 में आप मेरे साथियों में से रहे हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष के हर दौर को देखा है, जहाँ एक आदमी आपको मेरे आसपास नहीं दिखता होगा। संभवतः कहीं कार्यक्रम करना है तो 10 लोग कहाँ से आएंगे, कौन उस व्यवस्था को तैयार करेगा? ये मुट्ठी भर लोग जो हमारे साथ थे वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। ऐसे में 2024 में अकेले सांसद की पार्टी, और जिसकी पार्टी को 2021 में तोड़ दिया गया था, उसे घर परिवार से निकाल दिया गया था, उस अकेले सांसद पे मेरे प्रधानमंत्री ने विश्वास करके 5 सीटें लड़ने के लिए दी। आज जब स्ट्राइक रेट की बात होती है कि मैंने 5 की 5 जीत के दी, वो तो सेकेंडरी है ना, पर ये विश्वास ही होना कि आपको 5 सीटें दी जा सकती हैं और आप जीत सकते हैं, ये विश्वास ही बहुत बड़ी बात है जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पे किया। उसके बाद उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा, वो सेकेंडरी था। 5 सांसद मेरे जीते, 1 सांसद वाली पार्टी के 0 में 1 विधायक बोलने लगा था, बट जो जीते भी थे वो भी दूसरी तरफ चले गए थे। तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसमें से हम 19 जीत के आते हैं तब, जबकि निरंतरता में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि सारी हारने वाली सीटें दी गई हैं। दहाई का आंकड़ा भी चिराग पासवान की पार्टी पार नहीं कर पाएगी, एंड जो कि इनोवेट डाटा के हिसाब से देखें तो सही भी था। 29 में से 26 हारी हुई सीटों पर मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। बट उसके बावजूद ये विश्वास होना गठबंधन का कि आपको 29 सीटें दी जा सकती हैं और आप उसमें से 19 आप जीत कर आते हैं। 2 मंत्रियों को पहले उसमें शपथ भी दिलवा दी जाती है। अब अगर इसके बाद भी मैं गठबंधन से कुछ मांगूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं होगा। इसके बाद भी अगर मैं मलाल रखूंगा किसी तरीके से तो फिर मुझे खुशियों को मनाना नहीं आता होगा। तो ऐसे में जितना मिला है, मैं मानता हूं कि ये मेरे पिता के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मलाल कतई किसी बात का नहीं। मंत्री बने हैं, कोई मंत्री खास मंत्रिमंडल का डिमांड है कि दोनों मंत्रियों को ये विभाग के बाद पुनः मैं दोहराऊंगा कि हम लोग, कल मैंने इस बात का जिक्र किया, इंक्लूसिव गवर्नेंस की सोच के साथ हमारी सरकार बिहार में कार्य करने जा रही है। 2014 के बाद जिस तरीके से केंद्र में आपने देखा कि साइलोज को ब्रेक डाउन किया गया, अभी तक जो मिनिस्ट्री साइलोज में काम करती थी, इंटर मिनिस्टीरियल इंटर डिपार्टमेंटल इंट्रैक्शंस के साथ सरकारों ने काम करना शुरू किया। जितनी अलाइड मिनिस्ट्रीज हैं, अब आप एग्रीकल्चर के साथ ही देख लीजिए, फूड प्रोसेसिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, ये जितनी भी अलाइड मिनिस्ट्रीज हैं सब एक दूसरे के साइलोज से बाहर निकले और हम लोगों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। ऐसे में आप मेरे मंत्रालय, आप मेरी पार्टी को बहुत सीमित कर रहे हैं ये बोलकर कि मैं किसी मंत्रिमंडल की मैं बात कर रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों के विभाग भी मेरे हैं, तो भाजपा के मंत्रियों के विभाग भी मेरे हैं, मेरे विभाग भी जदयू के और भाजपा के भी हैं। एक यूनिट, एक टीम के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप कोई स्पेसिफिक जानकारी आप जानना चाह रहे हैं तो मैंने कोई मंत्रिमंडल विशेष तौर पर कोई मांग पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी। विभागों का बंटवारा जल्द होगा। दो सवाल हैं। हाँ, आ रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि आरजेडी ने ऑफिशियल पोस्ट किया है और परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े किए। पहला सवाल, और दूसरा सवाल साथ ही में मैं कर लेता हूँ। 2 संजय को बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है, आपने 2 संजय पे विश्वास किया है, उधर वाले संजय पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अरे प्रभु, कहाँ से कहाँ तारों को जोड़ा जाता है। बहरहाल परिवारवाद का जहाँ तक सवाल खड़े करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा काबिलियत, और मैंने हमेशा इस बात को कहा और माना है कि आप किसी परिवार से आते हैं नहीं आते हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है। कोई हैवी वेट सरनेम आपके साथ अगर जुड़ा है, आपका सौभाग्य, बट आपकी काबिलियत नहीं है। सौभाग्य शायद आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आज मेरी पार्टी अपनी काबिलियत यहाँ तक पहुँची। अगर चिराग पासवान में वो क्षमता नहीं होती
तो रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से 14 में एक बार बस उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया था, पर अगर 19 में जमुई की जनता ने मुझे तिगुने मार्जिन से जिताने का काम किया तो संभवतः उन 5 सालों में मेरी काबिलियत के अनुसार किए गए कामों के आधार पर था। 2021 में मेरी पार्टी को समाप्त करने के बाद अगर मुझ में काबिलियत नहीं होती तो शायद मैं पुनः पार्टी को खड़ा नहीं कर पाता। ऐसे में मैं मानता हूं कि आप में वो काबिलियत का होना ज़रूरी है, वही इवेंचुअली आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल खुद के ऊपर, उनके ऊपर परिवारवाद के कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वो समय है जहां अपनी काबिलियत उनके परिवार के सदस्य दिखा सकते हैं। संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में आपका संघर्ष आपकी सही पहचान कराता है। यहाँ से अगर वो निकाल ले गए तो यकीनन काबिलियत होगी, बट अगर किसी वजह से अगर वो चूक जाते हैं तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा, आंकड़े आप देखिएगा, काबिलियत अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के सेकेंड जनरेशन के द्वारा नहीं सामने आई है। 2005 तक जिस तरीके से उनकी पिछली पीढ़ी आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और 5 में हार जो मिली, उसके बाद से पार्टी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई है। 2010 के परिणाम आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को पुनः करारी हार मिली है। 2015 में अगर ये अहंकार जो इनके अंदर आ गया कि भाई हम बड़ी पार्टी, नहीं भैया, 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके साथ जाने की वजह से आपको वो परिणाम मिला, नहीं तो 2015 में भी आप 15-20 सीटों पे आप सिमट के रह जाते हैं। 2020 में पुनः डिवाइडेड एनडीए की वजह से आपको लाभ मिला। कल हम लोग, आदरणीय ललन जी सब लोग मंच पे थे, कल हम लोग यही सब जिक्र कर रहे थे कि भाई यही परिणाम आपका 20 में भी आता अगर हम सब एक साथ रहते। 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए अगर आपको देखने को मिलता तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, और अगर निरंतरता में ये रहता तो आज तो उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। तो परिस्थिति की वजह से 15 और 20 में ये लोग आए और इस बात का अहंकार इन लोगों को इतना ज़्यादा हो गया, जिस एग्रेसिव तरीके से ये लोग सामने आते थे, बिहार की जनता 2005 से इनको नकार चुकी है। और जहाँ तक आपने नाम का जिक्र किया, मेरी पार्टी ने नाम से ज़्यादा काम को प्राथमिकता देने की सोच रखी है। तो ऐसे में 2 ऐसे नेता हमारे यहाँ पर मंत्री पद पर विराजमान हैं, जिनका एक का मैंने जिक्र किया कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। बेगूसराय में एक छोटे कार्यकर्ता की भूमिका से यहाँ तक आना, ये इनके काम को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ महुआ से संजय सिंह जी, जो मेरी लोकसभा से आते हैं, ऐसे में मेरे लिए भी एक ताकत बड़ी है कि भाई मेरी लोकसभा में मुझे मजबूती देने के लिए एक और मेरे साथी वहाँ पर तैयार हुए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने संगठन में सदस्यता प्रभारी के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया संगठन के विस्तार को लेकर, और जिस तरीके से एक प्रचंड जीत हासिल की, मुझे नहीं पता कि इस बात को कितना हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र को ये हरा कर आए हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। ऐसे में मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायंट किलर, एक जायंट किलर की भूमिका में ये आए हैं। तो ऐसे में मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं काम के आधार पर यहाँ पर आए हैं। बाकी अपने नाम का और किस तरीके से इस्तेमाल दूसरी जगह पर कर रहे हैं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल। चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई, जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे, अपना खून नहीं, हाँ मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया था। और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है, तो उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ उनकी बधाई। अभी भी मान रही है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक पाएगी। कौन मान रही है? ये चर्चा कौन कर रहा है भाई? कब? आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज़्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहाँ पे
गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो भी दूर की बात है, उससे पहले 29 से एक और पड़ाव आएगा, जहां चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी। 30 आते आते यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि जो एनडीए गठबंधन है, ये अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके सामने मैं नहीं मानता कि अब कोई और टिक पाएगा। कोई जातीय जनगणना करवाता है और कोई देश जोड़ने के लिए बात करता है, हाँ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस चीज़ को? जातीय जनगणना जातीय जनगणना के साथ है या कोई कहता है कि जातीय जनगणना जातीय सर्वेक्षण हुआ था, जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती नहीं, ये जातीय जिस तरीके से सर्वेक्षण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, और अब तो केंद्र सरकार ने भी नैतिक तौर पर जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी देने का काम किया है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात की पक्षधर रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं जब इस बात को कहता हूं तो कई बार कॉन्ट्राडिक्टिंग सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि भाई एक तरफ तो आप जात पात धर्म मजहब पे विश्वास ना रखने की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको जात किया जाता है। इस सोच को मिटाने के लिए कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियों का गठन किया जाता है ताकि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें। ऐसे में उन नीतियों के गठन के लिए उसके अनुपात में उचित राशि आवंटित की जा सके, वो तब होगा जब उसकी आबादी की जानकारी सरकारों के पास हो। ऐसे में ये आंकड़े सरकारों के पास होने जरूरी हैं। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े मांगे जाते हैं कि फलानी जाति की क्या आबादी है, और वो सरकारों के पास नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये आंकड़े जरूर हों। मैं इसको सार्वजनिक करने का पक्षधर में नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव की भावना को बढ़ाने का काम करते हैं। बट हाँ, ये आने वाले दिनों में ये जाति आधारित जनगणना हो, ये केंद्र सरकार भी इसको नैतिक मंजूरी दे चुकी है, और मैं मानता हूँ कि संभवतः ये उचित समय पे किया जाएगा। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए जितने आपके सवाल थे, जो आप लोग परेशान होते थे, आज इत्मीनान से आप लोगों के साथ मैं बैठा हूँ।